तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना का क्या मतलब होता है। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तो जैसे जैसे बच्चे उस बायोस्फीयर रिजर्व में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि उस जंगल में कितनी सारी प्राकृतिक संपदा है, यानी पूरा जंगल जो है हरियाली से भरा हुआ था और एक तरीके से हरियाली का सागर था। हरियाली का धन ही उस जंगल के पास छुपा हुआ था। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। तो जंगल के अंदर जो बड़े बड़े टीक के पेड़ थे, उनको और जानवरों को देख करके वो बहुत खुश हो गए। अचानक से ही पहेली ने देखा कि एक रैबिट था और रैबिट को देखते ही वो उसके पीछे भागी। उसने उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट किया तो प्रोफेसर अहमद ने उनको, यानी पहेली को, रोका और उन्होंने समझाया पहेली को कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी हैबिटेट में आराम से खुशी से रह रहे हैं। हमें, अगर हम उनको देखने आए हैं तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को हम फ्लोरा और फौना कहते हैं। यानी हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फ्लोरा, और एनिमल्स को क्या बोलते हैं, फौना। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, डिफरेंट काइंड्स के जो फ्लोरा और फौना है वो जंगल में वहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि वाइल्ड डॉग, चीतल, वुल्फ, लेपर्ड, लेपर्ड यानी तेंदुआ, फर्न और जामुन का पेड़। तो उसमें से फ्लोरा कौन कौन सी हैं, फर्न और जामुन ट्री। फौना, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, चीतल और भेड़िया यानी वुल्फ। तो अलग अलग टाइप के जो फ्लोरा और फौना हैं वो आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए गए, जिनके पिक्चर्स भी आपको दिखाए गए। तो एक एक्टिविटी आपको दी गई है, एक्टिविटी 7.5, जिसमें ये कहा गया है कि आप अपने एरिया के अंदर पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना को आइडेंटिफाई करें और उनकी एक लिस्ट बनाएं। तो ये आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द एंडेमिक स्पीशीज। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है ना। एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं और कहीं और नहीं पाई जाती। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड exclusively in a particular area and they are not naturally found anywhere else। यानी वो और किसी एरिया में आपको नहीं मिलेंगे, वो प्लांट्स और एनिमल्स आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल हो सकता है या कोई प्लांट हो सकता है जो किसी भी एक जोन के अंदर या किसी स्टेट के अंदर या किसी कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसे वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज कहा जाएगा। तो माधव जी ने दिखाया कि जो साल है या ये जो वाइल्ड मैंगो का जो ट्री है, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं एंडेमिक स्पीशीज़ के। जैसे आपके सामने वाइल्ड मैंगो है, यहाँ पर ये दिखाया गया आपको वाइल्ड मैंगो का पेड़, और इसके अलावा आपको क्या दिखाया जाएगा, साल का ट्री दिखाया गया होगा। तो ये सब क्या है, ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाने वाली एंडेमिक फ्लोरा है। फ्लोरा का मतलब प्लांट्स। इसी प्रकार से बाइसन, बाइसन जो होता है भैंसे के जैसा होता है। इंडियन जाइंट स्क्विरल जो बहुत बड़ी गिलहरी होती है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है जाइंट स्क्विरल। तो बाइसन है एंड इंडियन जाइंट स्क्विरल जो है, फ्लाइंग स्क्विरल जो है, ये तीनों के तीनों एंडेमिक फौना है जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलेंगी। अहमद जी ने समझाया कि अगर आप इन हैबिटेट्स को डिस्ट्रक्ट करोगे तो ये जो फ्लोरा और फौना है जो केवल यहीं पर मिलती हैं, ये धीरे धीरे एग्जिस्टेंस खो देंगी और ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ी और अगर मान लीजिए हम लोगों ने हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किया, या हमने किसी नई स्पीशीज़ को
इस जगह पर लाके बसाया। जैसे कि आप किसी नए एनिमल को या प्लांट को इन जगहों पर लाके छोड़ दें या लगा दें, तो क्या हो सकता है कि जो वहाँ से पहले से रह रहे हैं, जैसे कि ये एंडेमिक स्पीशीज जो हैं जो वहाँ पहले से रह रही हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए। तो इसके लिए बहुत सोच समझ के ही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमको कदम उठाने होते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब स्पीशीज का मतलब समझ लो क्या होता है। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज वो एनिमल्स हैं या वो प्लांट्स हैं जो कि एक जैसे हैं और जो कि आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। This means that members of a species can reproduce and form fertile offsprings only with the members of their own species and not with the members of other species. तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें रैट। रैट क्या है? रैट एक स्पीशीज है। तो रैट अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो किसके साथ करेगा? रैट के साथ ही करेगा, है ना? तो तभी जाकर के ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि रैट जो है वो स्क्विरल के साथ रिप्रोडक्शन करे। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज स्क्विरल अलग स्पीशीज है और रैट अलग स्पीशीज हो गई। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और आप जानते ही हो कि कोई भी स्पीशीज है, जैसे कि रैट है, जैसे कि कैट है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, तो हर स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके फीचर्स कॉमन होते हैं, यानी एक जैसे फीचर्स उनके होते हैं, तभी तो वो स्पीशीज हैं। तो आप अपने जिस जोन में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसके आसपास एंडेमिक प्लांट्स अगर हैं तो बता सकते हो, उसकी लिस्ट बना सकते हो, या एनिमल्स की लिस्ट बना सकते हो अपने स्टेट की। आपके स्टेट में जो एंडेमिक प्लांट्स हैं या एंडेमिक एनिमल्स हैं उनकी आप लिस्ट बना सकते हो। ये काम भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सून पहेली सीज अ बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। तो अब आगे घूमते घूमते क्या हुआ, वो लोग पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचे और वहां पर पहेली ने देखा एक बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तब प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि एनिमल्स की किलिंग, यानी इसको हम पोचिंग कहते हैं, या उनको पकड़ना, ये पूरी तरह से मना है और इसका अगर आपको करते हुए पाया जाएगा तो आपको सज़ा दी जा सकती है। ठीक है ना? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट्स हैं, ये जानवरों की रक्षा करते हैं और उनको अच्छी कंडीशंस देते हैं ताकि वो आसानी से रह सकें। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग भी यहाँ रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उनको कुछ एक्टिविटीज़ करने की छूट होती है, जैसे कि वो जानवरों को चरा सकते हैं, चारा उठा सकते हैं जंगलों से, अपने लिए औषधि वाले या मेडिसिनल प्लांट्स को ले सकते हैं, जलाऊ लकड़ी भी ले सकते हैं, फायरवुड भी ले सकते हैं। तो नेशनल पार्क में ये सारी छूट नहीं होती। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही है, उन्हें हम बोलते हैं थ्रेटेंड एनिमल्स, जैसे कि काला हिरन है, ब्लैक बक, वाइट आइड बक, हाथी है, गोल्डन कैट है, पिंक हेडेड डक है, घड़ियाल है, मार्श क्रोकोडाइल है, पाइथन है यानी अजगर है, राइनोसेरस है। ये सब के सब जो हैं आसानी से हमारे देश के अंदर अलग अलग आपको जो प्रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है हमारे देश में। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स। तो हमारे देश के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के लैंडस्केप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बड़े बड़े घने जंगल, पहाड़ी जंगल और बुश लैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डेल्टा भी मिलेंगे आपको बड़ी बड़ी नदियों के। It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. तो ये सोच के भी कष्ट होता है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो हैं वो भी लोगों के व्यवहार से ख़राब हो रही हैं धीरे धीरे, और वो भी धीरे धीरे उनको घेरने का काम कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं।
चिल्ड्रंस को यानी जो बच्चे हैं उनको ये भी बताया गया कि आपने पहले कभी ज़ू भी देखा होगा। ज़ू वो जगह होती हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके केजेस में रखा जाता है ना। तो ज़ू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन मन में आ ही गया होगा आपके। तो आप ज़रा देखो कि जैसे कि आप अपने आसपास का ज़ू देखो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं वो किस कंडीशन में रहते हैं, क्या ये कंडीशंस एनिमल्स के लिए ठीक हैं जिसमें जैसे उनको रखा जा रहा है, हाँ? क्या एनिमल्स को एक तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से रखा गया है वहाँ पर, है ना। तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में तो होते नहीं ज़ू में। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ ज़्यादा कंफर्ट है एनिमल को, ज़ू में या उसकी नेचुरल हैबिटेट में। आंसर आएगा उसकी नेचुरल हैबिटेट में, दे आर मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट थिंग जो है वो है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। तो रोड के किनारे जब वो बच्चे घूम रहे थे तो उन्होंने एक और बोर्ड देखा जिसमें लिखा हुआ था सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो अब बच्चे एकदम से जानना चाह रहे थे और जाना चाह रहे थे वहाँ पर नेशनल पार्क में। तो माधव जी ने बताया उनको कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये बहुत बड़े हैं और इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपको नेशनल पार्क भी मिलेंगे और यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से बचाने का काम किया जाता है। इनमें फ्लोरा फौना, इवन जो लैंडस्केप है यानी जो नदियाँ हैं पहाड़ियाँ हैं इन तक को बचाया जाता है और अगर कोई हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है तो उसकी भी रक्षा की जाती है वहाँ पर। सतपुड़ा नेशनल पार्क हमारे भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट था एंड यहाँ पर आपको सबसे अच्छी क्वालिटी का टीक वुड देखने को यानी टीक प्लांट जो है वह देखने को मिलता है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो हमारे देश में भारत में देखा जाए तो 100 से ज़्यादा अब नेशनल पार्क्स आज की डेट में प्रेजेंट हैं। अब सतपुड़ा नेशनल पार्क को आप देखेंगे तो आपको उसमें रॉक शेल्टर्स भी मिलेंगे यानी चट्टानों के अंदर जो गुफाएं हैं या चट्टानों का प्रयोग करके जो घर बनाए गए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पुराने समय में जो मनुष्य यहाँ रहा करते थे वो जंगलों के अंदर कैसे अपनी जान बचाते थे और कैसे वो अपने घरों में बना करके रहते थे। तो इससे हमको पुराने लोगों की जीवन का भी पता चलता है कि पुराने समय में जो आदि मानव थे वो इन जंगलों में कैसे रहा करते थे। रॉक पेंटिंग्स भी हैं वहाँ पर इन शेल्टर्स में यानी दीवारों पर, जो पत्थरों की दीवारें हैं उनमें पेंटिंग्स तक बना रखी हैं उन्होंने। टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। इन रॉक शेल्टर्स में जो पेंटिंग्स हैं उनमें एनिमल्स की और लड़ते हुए इंसानों की, हंट करते हुए यानी शिकार करते हुए इंसानों की, नाचते हुए और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हुए मनुष्यों की आपको फिगर वहाँ पर मिल जाएगी। आज भी इन जंगलों में बहुत सारे ट्राइब या आदिवासी लोग रहा करते हैं। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्होंने देखा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। माधव जी ने बच्चों को बताया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको सरकार ने भारत में लॉन्च किया था ताकि जो टाइगर्स हैं उनको बचाया जा सके। इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हमारे देश में जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए। तो क्या आज भी बच्चे के मन में सवाल आया कि आज भी क्या जो टाइगर हैं वो इस जंगल में है, शायद मुझे देखने को एक टाइगर मिल जाए। तो आप सब जानते ही हो कि टाइगर हमारे देश में पाई जाने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनमें से एक बहुत खूबसूरत एनिमल है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम हो रही है हमारे जंगलों में। पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वह यूनिक है कि यहाँ पर धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है बिकॉज उसका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। एक ऐसा समय भी था पुराने भारत में कि जब लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंगा ये सब के सब सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो अब आपके सामने एक डेफिनेशन आ जाती है कि एंडेंजर्ड एनिमल हम कहते किसे हैं। वो एनिमल्स जिनका नंबर
लगातार कम होता जा रहा है और वो ख़त्म भी हो सकते हैं अगर उनको बचाया नहीं गया। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। ये डेफिनेशन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो बूझो ने सब लोगों को बताया तुरंत कि देखो डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए बहुत पहले, आज वो नहीं है। इसीलिए सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो इसीलिए हम सबको समझना पड़ेगा कि एनिमल्स की जो नेचुरल हैबिटेट है, अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो एनिमल्स का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रोफेसर अहमद ने भी बच्चों को बताया कि प्लांट्स को और एनिमल्स को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। इसलिए नेशनल पार्क्स के अंदर बहुत कड़े नियम होते हैं। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि जानवरों को चराना, उनका शिकार करना, उनको पकड़ना, लकड़ी को जंगल से इकट्ठा करना या प्लांट्स को इकट्ठा करना जिनसे मेडिसिन मिलती है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सब में से कुछ काम आप कर सकते थे। हंटिंग वंटिंग तो वहाँ भी अलाउ नहीं थी, लेकिन आप फायरवुड ले सकते थे, मेडिसिनल प्लांट्स ले सकते थे, ग्रेजिंग करा सकते थे, लेकिन ये नेशनल पार्क में नहीं हो सकता। नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम कानून होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे के मन में ये आया कि क्या केवल बड़े एनिमल्स ही एक्सटिंक्ट हो सकते हैं? तो माधव जी ने आगे चल के बताया कि स्मॉल एनिमल्स को और ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का बड़े एनिमल्स के कंपैरिजन में। बिकॉज आप देखो, हम बार बार स्नेक्स को, फ्रॉग्स को, लिजर्ड्स को, बैट्स को, आउल्स को मारते हैं अपनी खुशी के लिए या डर के कारण, जो भी है। और इनके इम्पोर्टेंस को हम ज़्यादा समझते नहीं हैं, क्योंकि हम टाइगर के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं लेकिन इनके इम्पोर्टेंस पर हम ध्यान नहीं देते। बट इनको मार के हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये छोटे साइज के ज़रूर होंगे, पर इनका इकोसिस्टम के अंदर जो रोल है उसको नकारा नहीं जा सकता। ये फूड चेन का और फूड वेब का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट भाग है। जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था फूड चेन, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। कोई भी इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और वहाँ पर रह पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि वहाँ का मौसम, मिट्टी, नदियाँ, डेल्टा, सब चीज़ें। यानी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं किसी भी एरिया का। ठीक है ना बच्चों? तो अब आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज, कि क्या धरती पर जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका कोई रिकॉर्ड है भी कि नहीं? तो ऐसा रिकॉर्ड है, रेड डाटा बुक कहते हैं इसको। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि रेड डाटा बुक जो होती है वो एक सोर्स बुक है जिसके अंदर जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड रखा गया है, या एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं इनका रिकॉर्ड रखा गया है। रेड डाटा बुक जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, यानी बहुत सारे देश मिलकर के चलाते हैं, इसको मिलकर के बनाया गया है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके वर्कर्स हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है पूरी, ठीक है, जो रेड डाटा बुक को ऑर्गेनाइज करती है, मेंटेन करती है। इंडिया भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। कौन से प्लांट्स और एनिमल्स के लिए? जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो एक रेड डाटा बुक में आपको क्या मिलेगा? आपको लिस्ट मिलेगी ऐसे एनिमल्स की और प्लांट्स की जो एंडेंजर्ड है। अब माइग्रेशन पढ़ेंगे। तो जो पार्टी घूम रही थी जंगल में, यानी एक्सकर्जन पार्टी, जो बच्चे घूम रहे थे जंगल में और अंदर जाते गए, माधव जी उनको रास्ता दिखा रहे थे। तभी वो बैठे, जो तवा रिजर्वायर है, तवा रिजर्वायर के पास वो जाके बैठे और कुछ समय रिलैक्स करने लगे। पहली ऑब्जर्व्ड सम बर्ड्स नियर द रिवर।
तो नदी के पास ही उन पहेली ने देखा बहुत कुछ चिड़िया थी। माधव जी ने बच्चों को बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स बहुत दूर से अलग अलग देशों से आई हैं और यहाँ पर इस नदी पे बैठी हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं दे फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो माइग्रेटरी बर्ड्स अपने देश को छोड़ के, अपनी हैबिटेट को छोड़ के बहुत दूर दूर चली जाती हैं बिकॉज मौसम बदलने से उनको दिक्कत होती है और ऐसे समय में वो अपनी जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जहाँ पर उन्हें सेफ्टी मिले वहाँ वो चली जाती हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। जैसे कि साइबेरियन क्रेन है, साइबेरिया में रहने वाली चिड़िया हैं। साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है, तो जब वहाँ विंटर आता है बहुत ज़्यादा हार्श वेदर हो जाता है, कठिन वेदर हो जाता है, और ऐसे में जो साइबेरिया की बर्ड्स हैं वो इंडिया में भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आ जाती हैं। बर्ड्स हु कवर डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। जैसा कि आपने क्लास 7 में भी देखा था कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, जो बहुत लंबी लंबी दूरी तय करती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों का ध्यान खींचा, एक और चीज़ समझाई जिसको डिफॉरेस्टेशन से रिलेट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 17 पूरे ग्रो करने वाले जो ट्रीज़ हैं, फुली ग्रोन ट्रीज़ जो हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करें तब जा कर के हम 1 टन पेपर बना पाते हैं। 17 फुल ग्रोन ट्रीज हेल्प टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। देयरफॉर अगर हम पेपर को कम इस्तेमाल करें या पेपर को बचाएं तो हम पेड़ों को बचा सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ने यह भी बताया कि जो पेपर है उसको दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है कम से कम 5 से 7 बार। तो अगर हर स्टूडेंट कम से कम 1 शीट पेपर की बचाएगा तो कितने सारे पेड़ों को बचाया जा सकता है, आप सोचिए। हम पेपर को सेव कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं और उसको फिर रिसाइकल भी कर सकते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो इस प्रकार से हम एनर्जी को बचा सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं जिसका इस्तेमाल पेपर को बनाने के लिए किया जाता है, और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि पेपर मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल भी कम कर सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं? बच्चा सोच रहा था कि क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन है इस चीज़ का? इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? आंसर है बिल्कुल, आप रिफॉरेस्टेशन कीजिए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आप रिफॉरेस्टेशन करो तो डिफॉरेस्टेशन को आप रोक सकते हो। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। अगर हम रिफॉरेस्टेशन करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन घटेगा। रिफॉरेस्टेशन में हम दोबारा से पेड़ लगाते हैं उन जगहों पर जहां पर आपने पहले फॉरेस्ट को काटा था, यानी जंगली पेड़ों को, फॉरेस्ट को आपने जहाँ से काटा था वहाँ पे दोबारा से अगर आप प्लांटिंग करेंगे, दोबारा से नए पेड़ लगाएंगे तो इस बात को हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब जो पेड़ लगेंगे वो उसी स्पीशीज़ के होने चाहिए जिस स्पीशीज़ को आपने काटा था, ताकि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन हो सके। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जितने भी पेड़ काट रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा पेड़ हम लगाएं। आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि डिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है। अगर आप किसी डिफॉरेस्टेड एरिया को, जहाँ पर आपने बहुत सारे पेड़ काट दिए थे, उसको बिना टच किए छोड़ दें, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, यानी डिस्टर्बेंस वहाँ पर ना करें, तो आप देखेंगे कि कुछ सालों में वहाँ पर दोबारा से पेड़ पौधे ग्रो होने लगेंगे। नेचुरल डिफॉरेस्टेशन में मनुष्य का कोई रोल नहीं है। ओके, और हम जानते ही हैं कि भाई वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू द फॉरेस्ट।
तो इफ़ वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज ओनली ऑप्शन। तो हमने तो बहुत नुकसान कर ही दिया है जंगलों का, और अगर हम चाहते हैं कि ये जो प्राकृतिक संपदा है, ये जो ग्रीन वेल्थ है, ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे, तो हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि भारत में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसको फॉरेस्ट एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट को इसीलिए बनाया गया कि नेचुरल फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन किया जा सके, और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान भी रखा जाए। कुछ समय की रेस्ट लेने के बाद माधव जी ने बच्चों से कहा कि अब शाम होने लगी है और अब जंगल में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसकी परमिशन भी नहीं है। वापस आने पर प्रोफेसर अहमद ने और बच्चों ने माधव जी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें इस जंगल को देखने में और समझने में बहुत मदद की। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे समझ में ये आया होगा।